एक बरगद का बाग जो लोगों को निगल जाता था, जब तक एक बुजुर्ग दादी ने अपने पोते के लिए आवाज नहीं उठाई और एक छुपा हुआ सच सामने नहीं आया। क्या आप जानना चाहते हैं वो राज जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया? रामपुर एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और एक प्राचीन बरगद के पेड़ के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। कोई भी घटना हो, सबसे पहले खबर गांव के मुखिया रघुवीर को दी जाती थी। एक सुबह गांव की बुजुर्ग महिला चंपाबाई भागती हुई रघुवीर के पास पहुंची। मुखिया जी गजब हो गया, मेरा पोता लालू कल रात से लापता है, घर नहीं लौटा। चंपाबाई की आवाज में घबराहट थी। रघुवीर ने उसे ढाढ़स बंधाया। अरे चंपाबाई, घबराओ मत, लालू कहीं दोस्तों के साथ होगा, आजकल के लड़के बिना बताए कहीं चले जाते हैं। नहीं मुखिया जी, मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया, किसी ने उसे कल दोपहर के बाद नहीं देखा। आखिरी बार उसका दोस्त गोलू उसे बरगद के बाग की ओर जाता देखा था। रघुवीर का चेहरा संगीन हो गया। बरगद का बाग? वहां तो मैंने गांव वालों को जाने से मना किया है। ठीक है, गोलू को बुलाओ। गोलू जल्दी ही रघुवीर के पास पहुंचा। रघुवीर ने पूछा, बताओ गोलू, तुमने लालू को आखिरी बार कहाँ देखा? मुखिया जी, कल शाम 4 बजे के आसपास लालू मुझे बरगद के बाग की ओर जाता दिखा। मैंने उससे मना किया कि वहां जाना ठीक नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसकी बकरी चंदा उधर भाग गई है। फिर वो बाग में चला गया। रघुवीर ने तुरंत फैसला लिया। ठीक है, दोपहर में हम सब बरगद के बाग में लालू को ढूंढने जाएंगे। दोपहर में गांव के लोग बरगद के बाग में इकट्ठा हुए। घंटों खोजबीन के बाद भी न लालू मिला, न ही उसकी बकरी चंदा। शाम ढलने से पहले रघुवीर ने सबको वापस लौटने को कहा। रामपुर में मान्यता थी कि बरगद के बाग में सूरज ढलने के बाद भूत प्रेत का साया रहता है। पिछले 10 सालों में उस बाग में 25 लोग और कई जानवर गायब हो चुके थे। कई बार बाग को साफ करने की कोशिश की गई, लेकिन अगली सुबह फिर वही घने पेड़ और झाड़ियां उगाती थी। चंपाबाई रोती हुई बोली, मुखिया जी, मेरा लालू, मेरे पास तो बस वही है, अब क्या होगा? रघुवीर ने दुखी स्वर में कहा, चंपाबाई, हमने पूरी कोशिश की, अब तुम थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। तभी गांव का धोबी मंगल दौड़ता हुआ आया। मुखिया जी, गजब हो गया, मैं नदी किनारे कपड़े धो रहा था, तभी बरगद के बाग से नीला धुआं उठता दिखा। उस धुएं में लालू अपनी बकी चंदा के साथ दिखा और गांव के वो लोग भी जो पहले गायब हुए थे। रघुवीर ने हैरानी से कहा, क्या बकता है मंगल, हम तो अभी बाग से आए, हमें तो कुछ नहीं दिखा। मैं सच कह रहा हूं मुखिया जी, वो नीला धुआं तेजी से बरगद के पेड़ की ओर गया और फिर गायब हो गया। उसी वक्त थानेदार बलदेव सिंह वहां पहुंचे। रघुवीर ने कहा, आइए बलदेव सिंह जी, हम आप ही को बुलाने वाले थे। गांव में हो रही घटनाओं का आपको पता तो होगा। हाँ मुखिया जी, हमारी नजर है। मैंने 2 सिपाहियों रमेश और सुरेश को बरगद के बाग के पास चौकी बनाकर तैनात किया है, और अभी मंगल की बात की पुष्टि रमेश ने भी की। उसने भी नीले धुएं का बवंडर देखा जिसमें कुछ लोग दिखे। मैं यही कहने आया हूं कि गांव वालों को हिदायत दें कि शाम को बाग की ओर कोई न जाए। तभी गांव का सेठ रामलाल अपनी गाड़ी से उतर कर आया। रघुवीर बोला, आइए रामलाल जी, हम आपके बरगद के बाग की बात कर रहे थे। रामलाल ने चिंतित स्वर में कहा, मुखिया जी, मैं भी इस बाग से परेशान हूं। सोच रहा हूं इसके चारों ओर ऊंची दीवार बनवा दूं ताकि कोई वहां न जाए। अच्छा विचार है, रघुवीर ने कहा। रामलाल ने एक थैली चंपाबाई की ओर बढ़ाई। मुखिया जी, ये 1 लाख रुपए चंपाबाई को दे दीजिए, मैं गुप्त दान में विश्वास रखता हूं। रघुवीर ने थैली लेते हुए कहा, आप जैसे लोग समाज का गौरव हैं। उधर चौकी पर रमेश और सुरेश बातें कर रहे थे। रमेश बोला, भाई सुरेश, ये बाग सचमुच डराना है। तूने कभी भूत देखा? सुरेश हंसते हुए बोला, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। ठीक है, फिर तू रात को पहरा दे, आधी रात को मुझे उठा देना, मैं सो जाऊंगा, रमेश ने कहा। रात के 12 बजे रमेश सोने की तैयारी कर ही रहा था कि सुरेश घबराया हुआ आया। रमेश, मुझे पेशाब लगी है, लेकिन अकेले जाने में डर लग रहा है, थोड़ा मेरे साथ चलना। रमेश ने मजाक उड़ाया, अरे तू तो भूतों से नहीं डरता था, वो तो बातों की बात थी, चलना। दोनों टॉर्च लेकर कुछ दूर गए। तभी एक उल्लू अचानक चिल्लाया और सुरेश डर के मारे रमेश से लिपट गया। भूत भूत! रमेश ने टॉर्च की रोशनी में देखा, अरे ये तो उल्लू था, चल वापस चलें। लेकिन तभी बादल गरजे और हवा से चौकी की टीन की छत हिलने लगी। सुरेश चिल्लाया, भूत भूत! और बरगद के बाग की ओर भागा। रमेश ने उसे रोकने की कोशिश की, रुक सुरेश, उधर मत जा, लेकिन सुरेश डर के मारे बाग में भाग गया। रमेश थक हार कर थाने लौट आया और बलदेव सिंह को सारी बात बताई। सुबह गांव वाले सुरेश को ढूंढने बाग में गए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। रघुवीर ने कहा, बलदेव सिंह जी, अब हमें बाबा कालीदास की मदद लेनी होगी। बाबा कालीदास को सिद्ध साधु को बुलाया गया। उन्होंने एक तांबे के लोटे में जल छिड़क कर मंत्र पढ़े और बोले, जय भवानी।
इस बरगद के बाग में 15 साल पहले एक साधु की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा आज तक भटक रही है। उसने इस बात को शापित कर दिया। हत्यारा अभी भी गांव में है। रघुवीर ने आश्चर्य से पूछा, हमारे गांव में साधु की हत्या? 15 साल पहले तो हमारे मंदिर का साधु गंगाराम सोने की मूर्ति लेकर भाग गया था। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, वो भागा नहीं, उसकी हत्या की गई थी। जब तक हत्यारे को सजा नहीं मिलेगी ये सिलसिला चलता रहेगा। गांव के सभी लोगों को यहां बुलाओ। गांव वाले इकट्ठा हुए। बाबा ने कहा, सभी लोग आए हैं सिवाय एक के। सेठ रामलाल कहाँ है? बलदेव सिंह ने जवाब दिया, वो शहर में किसी मीटिंग के लिए गए हैं। बाबा ने सख्त स्वर में कहा, उनके बिना ये पूजा पूरी नहीं होगी, उन्हें तुरंत बुलवाओ। रामलाल को लाया गया। वो हड़बड़ाते हुए बोला, बाबा ये सब क्या ड्रामा है, मुझे इस पर विश्वास नहीं। बाबा ने लोटे को हवा में उछाला और वो रामलाल के सामने रुक गया। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं गुनाह कबूल करने के लिए। रामलाल घबराया। ठीक है, मैंने साधु गंगाराम की हत्या की थी। मैंने मंदिर से मूर्ति चुराई थी। साधु ने मुझे देख लिया और बाग में मेरे पीछे आ गया। मैंने उसे पत्थर मारकर मार डाला और वहीं गाड़ दिया। उन पैसों से मैं सेठ बना। बलदेव सिंह ने तुरंत रामलाल को हथकड़ी लगाई। तभी बाग में नीला धुआं उठा और साधु गंगाराम की आत्मा प्रकट हुई। मेरी आत्मा की शांति तभी होगी जब इस पापी को सजा मिलेगी। रामलाल ने गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो, लेकिन आत्मा ने उसे हवा में उठाकर गायब कर दिया। तभी धुएं से एक एक कर 25 लोग और कई जानवर बाहर आए, जिनमें लालू, चंदा और सुरेश की थे। सभी अपने परिजनों से मिले। बाबा के कहने पर बरगद के बाग को साफ किया गया और साधु गंगाराम की याद में एक मंदिर बनवाया गया। गांव में फिर कभी ऐसी घटना नहीं हुई।